आप सभी को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मैं अपने पसंदीदा टॉपिक यानी पसंदीदा हिंदी साहित्य मेरा पसंदीदा विषय है। मैंने इससे पढ़ाई लिखाई भी की और इस पर बात करने में मज़ा भी आता है मुझे। तो आज हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकारों में एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूँ। दरअसल मैं पढ़ने लिखने से अब थोड़ा डरता हूँ, कम पढ़ने लिखना चाहता हूँ, इसलिए जो उपलब्ध अभी तक का संचित जो ज्ञान है वो बहुत हद तक एकेडमिक एक्टिविटीज से हटे हुए लगभग 16-17 साल हो गए हैं। ठीक ठाक से पढ़े हुए 16-17 साल हो गए हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें भूल भी चुका हूँ, एक गति नहीं रह गई है। लेकिन ठीक, तो मैं सामान्य लोगों के लिए ही, जो अपने जैसे लोग हैं, उन्हीं के लिए वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ कि कुछ सामान्य मनोरंजन हो जाए। तो आप सभी का अधिक समय न लेते हुए हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार, मेरी नज़र में हिंदी साहित्य के 10 प्रमुख उपन्यासकारों पर मैं चर्चा करूँगा। छोटे छोटे वीडियोस बनाऊँगा, 5-6 मिनट 10-8 मिनट के वीडियोस बनाऊँगा। बहुत अधिक चर्चाएं तो उसमें नहीं हो पाएंगी, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत चर्चा हो पाएगी। तो हिंदी साहित्य के 10 प्रमुख उपन्यासकार मैं जिन्हें मानता हूँ वे हैं, निसंदेह पहले स्थान पर प्रेमचंद को ही रखा जाएगा, उनके अलावा तो और किसी को रखा भी नहीं जा सकता है। दूसरे स्थान पर वृंदावन लाल वर्मा। स्थान यहाँ पर वरिष्ठता या महानता के हिसाब से नहीं है, मैंने एक रैंडम क्रम एक बनाया हुआ है, इसे किसी महानता वरिष्ठता के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। तो प्रथम प्रेमचंद, द्वितीय हैं वृंदावन लाल वर्मा, तीसरे हैं भगवती चरण वर्मा, चौथे अंगे, 5वां यशपाल, 6 अमृतलाल नागर, 7 फणीश्वर नाथ रेणु, 8वां मन्नू भंडारी, 9 अलका सरावागी और 10 नरेंद्र कोहली। मैंने थोड़ा शुरुआती काल जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक हिंदी उपन्यास के जो प्रारंभिक, वैसे तो उपन्यास पहला परीक्षा गुरु माना जाता है। हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है, लाला श्रीनिवास दास का ये उपन्यास है। लेकिन हिंदी साहित्य अपने प्रौढ़ रूप में प्रेमचंद के समय में ही पहुंचा। तो प्रेमचंद के समय से लगभग 50 वर्षों को देखा जाए तो उसमें ही मैंने अपने 8 जो उपन्यासकार हैं उन्हें ले लिया है। अलका सरावागी और नरेंद्र कोहली ये थोड़े बाद के उपन्यासकार हैं। तो यदि बात प्रारंभ की जाए तो प्रेमचंद की जो उपन्यास यात्रा है वो शुरू होती है सेवा सदन। 1918 में उन्होंने सेवा सदन लिखी और 1936 में गोदान पर समाप्त होती है। बाद में उन्होंने एक अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए, वो उन्होंने लिखा, तो उस पर क्या बात करनी है। तो सेवा सदन में वे पूरी तरह से आदर्शवादी हैं, यथार्थ को तो दिखाते हैं, यथार्थ मन को विगलित कर देने वाला यथार्थ है। किस प्रकार से दहेज का, हमारे समाज में जो चल रहा दहेज है और असमय मृत्यु, किस प्रकार से परिवार को प्रभावित करती है और पारिवारिक व्यवस्था किस प्रकार से टूटती है और सामाजिक कुरीतियाँ किस प्रकार से अपना सर बढ़ाने लगती हैं, सर ऊंचा करने लगती हैं, ये सभी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और ये हम प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन को पढ़कर समझ सकते हैं। इसके बाद प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि और इस प्रकार से उपन्यास लिखते हुए गबन,
लिखते हुए वे गोदान तक पहुँचते हैं। गोदान तक आते हुए प्रेमचंद काफ़ी हद तक अंधेरे में ही देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। समाज में जो फैला हुआ अंधेरा है उसे चुटकी में दूर नहीं किया जा सकता, या उसे किसी का हृदय परिवर्तित कर ही दूर नहीं किया जा सकता। जो समाज में अंधेरा है, जो गरीबी है, जो निराशा है, उसे उसी रूप में देखना होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आदर्श नहीं रखें, आदर्श तो है। प्रेमचंद के यहाँ भी गोबर एक आदर्शोन्मुख पात्र है। उसी प्रकार से मेहता जी भी आदर्शोन्मुख पात्र हैं, लेकिन किस प्रकार से उनकी परिणति कितनी दुखदायी होती है, ये आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग आदर्श की बातें करते करते और कितने पतित हो जाते हैं। ये मेहता के व्यक्तित्व को देखकर हमें समझ में आ सकता है। बड़ी बड़ी बातें मेहता करते हैं, लेकिन जब उसे धरातल पर उतारने की बात होती है तो वे एक क्षुद्र व्यक्ति जैसा बिहेव करने लगते हैं। संभावना गोबर ही जगाता है, वो गलतियां करता है जो सामान्यतः लोगों से होती हैं, उन्हें रिपेंट भी करता है। तो प्रेमचंद गोदान तक आते आते यथार्थ को देखने के अभ्यस्त हो चुके थे। वे आदर्श के ऊंचे धरातल से यथार्थ की खुदरी जमीन पर उतर आए थे, और हमारे कृषक जीवन का, या यूँ कहिए कि हमारे ग्रामीण जीवन के यथार्थ को बखूबी गोदान दिखाता है। स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। निश्चित रूप से गोदान के चश्मे से यदि हम आज के भारतीय समाज को देखना चाहें तो स्थितियाँ काफ़ी बदल गई हैं। कुछ स्थितियाँ हो सकता है कि वही रहें, लेकिन किस प्रकार से सरकार के प्रयासों से स्थितियाँ कितनी चेंज हो सकती हैं, ये हम गोदान के समाज को और आज के समाज में तुलना करके देख सकते हैं। स्थितियाँ आज भी बहुत अच्छी नहीं हुई हैं, लेकिन गोदान का समाज जो है उससे तो हमारा समाज काफ़ी आगे बढ़ चुका है और काफ़ी ऊर्ध्वाधर गति से आगे बढ़ा है। जो दूसरे उपन्यासकार जिनकी मैं बात करूंगा वे वृंदावन लाल वर्मा हैं। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों को एक प्रतिष्ठित धरातल पर लाने का श्रेय वृंदावन लाल वर्मा जी को दिया जाता है। वे प्रेमचंद के समकालीन भी थे और प्रेमचंद के बाद भी वे जीवित थे। उन्होंने प्रेमचंद की जो सामाजिक यथार्थवाद की परंपरा है उसे भी आगे बढ़ाया। वे समाजवादी नहीं हुए, और यहाँ पे मेरा मानना है कि आप यदि किसी विचारधारा से बन जाते हैं तो फिर आपको दलीय निष्ठा का पालन करना पड़ता है, दलगत सीमाओं में आप बच जाते हैं। तो खैर इस वृंदावन लाल वर्मा ने के ऐतिहासिक उपन्यास काफ़ी पठनीय भी हैं। वे बोर नहीं करते। प्रेमचंद तो कभी कभी हमें बोर करते हैं, प्रेमचंद के उपन्यास हमें कभी कभी बोर करते हैं, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास जैसे मृगनयनी हो, झांसी की रानी आप पढ़ें, तो इन उपन्यासों को यदि आप पढ़ें तो आपको इनमें पठनीयता आद्यंत बरकरार है। तीसरे उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी का चित्रलेखा उपन्यास बचपन में हम लोगों ने, बचपन में क्या, मैट्रिक वगैरह के समय हम लोगों ने पढ़ा था। बहुत प्रभावित उस उपन्यास ने किया था। बाद में भी चित्रलेखा को हम लोगों ने पढ़ा था। चित्रलेखा मुझे लगता है कि हर समय प्रासंगिक रहने वाला उपन्यास है। सामाजिक स्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन व्यक्ति का जो अंतः और बाह्य का संघर्ष है, मनुष्य जाति जब तक रहेगी वो अंतः और बाह्य का संघर्ष जीवित रहेगा। तो इस अंतः और बाह्य के संघर्ष पर केंद्रित जो उपन्यास है वो चित्रलेखा है। पाप और पुण्य का द्वंद्व इसमें दिखाया गया है। भगवती चरण जी की मान्यता है कि
पाप और पुण्य हमारे हमारी व्यक्तिगत स्थितियों से ये परिभाषित और निर्धारित होते हैं। पाप और पुण्य जैसा कुछ नहीं होता, ये सब्जेक्टिव चीज़ें हैं और स्थितियों, और ये पाप और पुण्य की परिभाषा स्थिति निरपेक्ष नहीं होती। ये मूलतः यही इसमें दिखाया गया है। एक गुरु अपने दो शिष्यों को स्थितियों का अध्ययन करने हेतु दो लोगों कुमारगिरी और बीजगुप्त के पास भेजता है। बीजगुप्त सामान्यतः समाज में विलासी के रूप में कुख्यात है। कुमारगिरी तो ऋषि हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन अंततः चित्रलेखा जो है वो पाती है कि बीजगुप्त उसकी मनस्थिति के कहीं अधिक करीब है और बीजगुप्त का व्यक्तित्व विशाल है, जबकि कुमारगिरी का व्यक्तित्व संकुचित है। तो उनके अन्य उपन्यास हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते, जिसे कई आलोचक हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास मानते हैं। भूले बिसरे चित्र एक दूसरा उपन्यास है। इसके अलावा सबही नचावत, राम गोसाई, रेखा, ये सब भी उनके उपन्यास हैं। तो इनके बाद आते हैं अज्ञेय। अज्ञेय का व्यक्तित्व विराट है। अज्ञेय एक महान संपादक भी रहे हैं। अज्ञेय एक बेहतरीन कवि भी रहे हैं। अज्ञेय की यात्रा संस्मरण जो है वो भी, अज्ञेय की यात्रा वर्णन, एक बूंद सहसा उछली देखें, चाहे अरे या वो रहेगा याद, तो ये सब देखें तो अज्ञेय का व्यक्तित्व मल्टीफेरियस वैसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेता है। तो अज्ञेय के उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, 2 भागों में उन्होंने शेखर एक जीवनी लिखी थी, नदी के द्वीप और अपनी अपनी अजनबी। ये 3 उपन्यास ही उन्हें हिंदी साहित्य में शीर्ष स्थान दिलाने के लिए काफ़ी हैं। शेखर से उन्होंने काफ़ी हद तक एक, मैं इसे वैज्ञानिक उपन्यास मानता हूँ। इसमें व्यक्ति के अंतर्मन का विश्लेषण किया गया है। काफ़ी लोग इससे असंतुष्ट भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शेखर को एक प्रौढ़ मन ही समझ सकता है। प्रौढ़ मन इन द सेंस कि काफ़ी परिपक्व व्यक्ति ही शेखर को समझ सकता है। एक व्यक्ति किन मनस्थितियों से गुजरता है, उसके अवचेतन में क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, कौन कौन से विचारों के द्वंद्व से वो गुजर रहा होता है, और उसका अवचेतन किस प्रकार उसका जो बाल मनोविज्ञान है उसको भी समझने की उन्होंने कोशिश की है, और किस प्रकार से हमारा जो बचपन है उसमें हम जो सहते हैं, जो करते हैं, जो समझते हैं, वो हमारे बाद के व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करता है। यह शेखर में बखूबी चित्रित किया गया है, और शेखर को मैं काफ़ी ऊंचे दर्जे का उपन्यास मानता हूँ, और उसे वैश्विक स्तर पर यदि 10-20 अच्छे उपन्यास माना जाए तो मैं कहूँगा कि शेखर उनमें से है। चूँकि सामाजिक यथार्थ पर लिखना काफ़ी आसान होता है, और विशेष करके जब उस प्रकार का ट्रेंड चल पड़ा हो या एक विचारधारा आपको समर्थन दे रही हो, तो उस प्रकार से लिखना बहुत आसान होता है। लेकिन सामाजिक बंदिशों से परे जाकर के और इस प्रकार का उपन्यास लिखना एक तने हुए तार पर चलने के समान होता है। जिस प्रकार से नट जितनी कुशलता से उस तार पर चलता है, उसी प्रकार से उस तनी हुई डोर पे या तनी हुई तार पे शेखर अज्ञेय ने चल करके उस उपन्यास को लिखा है। नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये भी काफ़ी बेहतरीन उपन्यास है। वैसे मैं अपने अपने अजनबी को बहुत बेहतरीन उपन्यास मानता हूँ। अपने अपने अजनबी सेल्मा यो के किस प्रकार से हम अपनी स्थितियों
किस स्थिति में हम रहेंगे, इनका चयन करने को हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसे बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसमें चित्रित किया है। सेल्मा अकेले रहना चाहती है, अकेले मरना चाहती है, कैंसर की रोगिणी है, कैंसर की मरीज है। वो नहीं चाहती कि उसके अंतिम समय में कोई उसके साथ रहे, लेकिन उसे अपना अंतिम समय किसी के साथ गुजारना पड़ता है। उसी प्रकार से योके विक्षिप्त मन स्थिति में आ जाती है जब उसका जो पुरुष मित्र है वो बॉयफ्रेंड उसे धोखा देता है, लेकिन एक शांत भारतीय के करीब आकर उसे शांति महसूस होती है और अपने प्राण वो उसी के करीब देती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो अंत है वो काफ़ी निगेटिव है, निगेटिव नहीं होना चाहिए था। खैर, इसके बाद आते हैं यशपाल। यशपाल तो मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं। यशपाल का उपन्यास दिव्या, वो मैंने कई बार उस उपन्यास को पढ़ा है और उस उपन्यास का जो पात्र है मारिश, वो मुझे ही नहीं किसी भी एक यूँ कहें कि किसी भी एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन को स्वीकार करता हो, जीवन को प्रेम करता हो, अपनी पत्नी को प्रेम करता हो, अपनी प्रेमिका से प्रेम करता हो, अपने माता पिता से प्रेम करता हो, समाज से प्रेम करता हो, अंततः इस जीवन से प्रेम करता हो, उसे मारिश का चरित्र बहुत आकर्षित करेगा। मारिश मैं हूँ, आप हैं, एक सड़क पे भटकने वाला मजदूर है। मारिश एक IAS भी है, मारिश एक बिजनेसमैन भी है। यानी हर एक व्यक्ति में मारिश छुपा हुआ है, जिसको जीवन जीने की लालसा है, जो जीवन को सामान्य तरीके से, सहज तरीके से जीना चाहता है। सहज, गोरखनाथ कहते हैं कि सहज ही रहना चाहिए और सहज ही रहना श्रेयस्कर है। तो मारिश के जीवन का लक्ष्य ही है सहज रहना। दरअसल हम अपने चारों ओर धन की दीवार या अपने अहम की दीवार खड़ी कर लेते हैं और इस प्रकार से असहज रहना हमारी नियति हो जाती है और हम असहज रहना स्वीकार कर लेते हैं। फिर सुकून के क्षण खोजने लगते हैं। सुकून का क्षण तो हमेशा हमारे सामने होता है, हम समझ रहे तो, सहज रहे तो दिव्या का व्यक्तित्व तो है अपनी जगह। एक नारी को किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता है आज भी हमारे समाज में या इवन वेस्टर्न समाज में भी किस प्रकार से स्त्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो तो है ही। लेकिन मारिश के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत आकर्षित किया। तो इसके अलावा झूठा सच उनका एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो बहुत बड़े आकार का है और इसमें स्वतंत्रता के बाद और पहले की घटनाओं को दिखा करके एक ही चरित्र के माध्यम से किस प्रकार से उस चरित्र का अधःपतन होता है, यशपाल ने दिखाने की कोशिश की है कि गोरे अंग्रेज तो चले गए लेकिन किस प्रकार से जो काले और भूरे अंग्रेजों को छोड़ गए हैं, तांबही अंग्रेजों को छोड़ गए हैं, वे किस प्रकार से हमारे समाज को नूचते रहेंगे और किस प्रकार से स्थितियां जो हैं वो सुधरने वाली नहीं है यदि इस उपनिवेशवादी मानसिकता से नहीं बचा जाए। जयदेवपुरी जो कि पहले रिवोल्यूशनरी है स्वतंत्रता के पहले, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वह एक मिनिस्टर के साथ मिल करके और करप्शन में लिप्त हो जाता है और उसका इस प्रकार से कायांतरण होता है, व्यक्तित्वांतरण होता है, कायांतरण नहीं व्यक्तित्वांतरण होता है कि उसकी पत्नी उसे नहीं पहचान पाती है, उसकी बहन भी उसे नहीं पहचान पाती है। किस प्रकार से हमारा जो उच्च मध्य वर्ग है और उच्च वर्ग में किस प्रकार से गंदगियाँ स्थान बना रही हैं और उन गंदगियों को ही अपनी ढाल बना करके और निम्न वर्ग पर रोब गालिब करना चाहता है। इसका उल्लेख झूठा सच में बखूबी किया गया है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। तो यशपाल के बाद अमृतलाल नागर का क्या कहना है? उनके 2 उपन्यास ही उन्हें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों में स्थान दिलाने के लिए काफ़ी हैं। ये 2 उपन्यास है खंजर नयन और मानस के हंस। खंजर नयन में सूरदास की जीवनी है और मानस के हंस में
गोस्वामी तुलसीदास की। तो इन 2 उपन्यासों के माध्यम से वे हिंदी के 2 महाकवियों की जीवनी को साधने का प्रयास करते हैं। और ये जीवनी उन्होंने बहुत ही रोचक अंदाज में लिखी है। जो भी किंवदंतियाँ मिलती हैं या जो भी इतिहास में जानकारियाँ मिलती हैं इन दोनों के बारे में, इन दोनों महाकवियों के बारे में, उसको लेकर के उन्होंने ये बहुत रोचक उपन्यास लिखे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। और अमृत और विष एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके बाद आते हैं फणीश्वरनाथ रेणु। वे उपन्यासकार जो अपने उपन्यास मैला आंचल से इतने चर्चित हो गए कि उनके बाद के उपन्यासों को हमने याद ही नहीं रखा। पढ़ती परिकथा अपने कलेपर में तो विशाल है, लेकिन यह भी बहुत अच्छा उपन्यास है। मैला आंचल के बारे में क्या कहना। मैला आंचल, यदि प्रेमचंद के गोदान में हमारा समाज जो है वो ठहरा हुआ है, प्रेमचंद की भाषा भी ठहरी हुई लगती है, तो मैला आंचल में यथार्थ, जो ग्रामीण जीवन का यथार्थ है, वह हहराता हुआ, मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, हहराता हुआ यथार्थ बह रहा है एक नदी की तरह। और भाषा भी जो है वो रेणु की भाषा बहुआयामी भाषा है। रेणु की भाषा हमारे रेणु ध्वनि को, बिंब को, इन सभी को भाषा के जरिए व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। वे हमारे मनोभावों को भी व्यक्त करने की कोशिश करते हैं और लोकोक्तियों का, मुहावरों का, इन सब का भी काफ़ी अच्छा प्रयोग करते हैं। जैसे मरा हुआ कायत भी 100 कोस से 100 कोस तक उसकी लाश महकती है, इस प्रकार से। यानी इसके माध्यम से उन्होंने कायस्थों के बारे में जो नेगेटिव, कायस्थों ने बहुत गलत किया भी है, ज़मीन को इधर उधर करके, ज़मीन के रिकॉर्ड्स को इधर उधर करके, या समाज में भ्रष्टाचार की जो चीज़ें हैं उनके, तो खैर, तो इस प्रकार से मुहावरों और लोकोक्तियों का उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयोग किया है। पढ़ती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, ये भी उनके उपन्यास हैं। तो फणीश्वरनाथ रेणु। उनके बाद मनु भंडारी। मनु भंडारी आपका बंटी, बहुत अच्छा उपन्यास है आपका बंटी। इसमें मुझे लग रहा है चाइल्ड साइकोलॉजी को पर अभी तक मैंने जितने उपन्यास पढ़े हैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन बाल मनोविज्ञान को बहुत अच्छा पकड़ने की कोशिश की गई है इसमें। आपका बंटी, बंटी के माँ बाप अलग हो जाते हैं, उनके अलग होने का असर इस प्रकार से एक लड़के के व्यक्तित्व पर पड़ता है। वो कभी उग्र हो जाता है, कभी आवश्यकता से अधिक शांत हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो किस स्थिति में क्या रिएक्ट करे। तो अजनबियों के साथ उसे रहने को और उनके साथ आत्मीय संबंध विकसित करने को की आशा उससे की जाती है। इन स्थितियों में वो लड़का टूटता चला जाता है, वो बच्चा टूटता चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारे संबंधों का, हमारे टूटते संबंधों का असर हमारे बच्चों पर पड़ता है और वे भी टूटते चले जाते हैं। इसे आपका बंटी में बखूबी दिखाया गया है। महाभोज उनका एक उपन्यास है जिसमें यूपीएससी के सिलेबस में था। तो महाभोज यूँ कहें कि राजनीति किस प्रकार से लोगों का दोहन करती है, हमारी भय वाली मानसिकता है, हमें और भयातुर करती है, और किस प्रकार से अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करती है। तो क्या महाभोज में है। महाभोज दलितों के प्रति अत्याचार और किस प्रकार से उन अत्याचारों को भुनाया जाता है, राजनीति किस प्रकार से उनको भुनाती है, इसकी ये है। ये दत्ता साहब हों या फिर विरोधी दल के नेता, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वे सभी गिद्ध ही तो हैं जो कि नरसंहार हो या कोई भी इस प्रकार की हृदय विदारक घटना हो, उसमें अपने लिए भोज को महाभोज में बदलने की, तब्दील करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं।
इनके बाद हैं अलका सरावगी। प्रसिद्ध उपन्यास उनका है कलिकथा वाया बाईपास। शेष कादम्बरी भी संभवतः उन्हीं का उपन्यास है। बोल रहा हूँ नए तरह की भाषा का प्रयोग कलिकथा वाया बाईपास में अलका सरावगी ने किया है। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। और नरेंद्र कोहली 10वें उपन्यासकार हैं। नरेंद्र कोहली ने मुख्यतः पौराणिक और महाभारत रामायण इत्यादि को आधार बनाकर के उपन्यास लिखे हैं, जैसे अहिल्या, हिडिंबा इत्यादि। वे भारतीय उपन्यासकार हैं, यानी पूरी तरह से कोहली जी में भारतीयता दिखती है। और वे जो हमारे पुराण हैं या महाभारत और रामायण हैं, उनमें से चमत्कारिक तत्वों को अलग कर और जो कथा सूत्र हैं उनके माध्यम से उनका अध्ययन करते हैं और उनका साइकोलॉजिकल कहिए या फिर साइको एनालिसिस चरित्रों का करते हुए, और वे एक सीमा से बाहर नहीं जाते हैं। ये उनकी विशेषता है। तो यही थे हमारे हिंदी के 10 महत्वपूर्ण उपन्यासकार मेरी नज़र में। एक एक कर इन पर वीडियो बनाए जाएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आशा है कि आप सभी क्षमा करेंगे इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें।